यस बेटा जी, हम अब आज अपना पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इसको बेसिस ऑफ चार्ज कहते हैं। आपकी किताबों में ये बेसिस ऑफ चार्ज के नाम से ये चैप्टर होगा, राइट। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 15 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आता है ये, और 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है इस चैप्टर में से। और किसी टाइम पर, आज से कोई 10 साल पहले, जब मैं कॉलेज में था, 2011 की बात है, चंडीगढ़ में कोई बच्चा थ्योरी नहीं करता था। चंडीगढ़ एंड लुधियाना 100% बच्चे न्यूमेरिकल ही करते थे। नेहा साउंड आ रही है आपको? नेहा साउंड आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। और आज पोजीशन ये है, शायद 10% लोग ही रह गए हैं जो न्यूमेरिकल करते हैं। बेसिक रीजन यही है कि टीचर ही नहीं बचे न्यूमेरिकल करवाने। जितने कॉलेजेस में टीचर हैं वो यही कहेंगे आपको, छोड़ो न्यूमेरिकल, थ्योरी कर लो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकम टैक्स की थ्योरी आसान नहीं है, न्यूमेरिकल बेटर है, आसान भी है। ये क्वेश्चन जो है, हाउ द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी इज डिटरमिन्ड, एक्सप्लेन द प्रोविजंस फॉर इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर द प्रेजेंट इनकम टैक्स लॉ। थ्योरेटिकली भी, न्यूमेरिकली भी क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, इस चैप्टर के दो हिस्से हैं। So there are two different rules in this regard. Number one, residential status. It means who are liable to pay tax. कौन टैक्स देगा, वो रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है। और दूसरा है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इट मींस लायबिलिटी ऑफ टैक्स ऑन विच इनकम। कौन टैक्स देगा पहली बात है, दूसरी बात है कौन सी इनकम पर देगा। और ये जो सेकंड पार्ट है, इसी का न्यूमेरिकल हमारे पेपर में होता है। फर्स्ट पार्ट का न्यूमेरिकल भी है, लेकिन वो इतना आसान है कि वो पेपर में नहीं होता। मैं फिर दोहरा रहा हूं आपको कि इनकम टैक्स का पेपर कभी आसान नहीं आता। और अब जितने पेपर हुए हैं इनकम टैक्स के, ऑनलाइन हुए, किताब से नहीं आया। बाकी सारे पेपर आपके किताबों से आए हैं। किताब खोली, सोल्यूशन लिखा, ले लिए 100 में से 98। इनकम टैक्स का पेपर 3 पेपर हो चुके हैं, एक भी पेपर किताब से नहीं आया। लेकिन जिन बच्चों ने मेहनत की थी वो फिर भी 98 ले गए। अभी जो बैच निकला है उसमें भरत है लड़का, ही गॉट 98 इन 5th सेमेस्टर। तो पेपर आसान नहीं आएगा, याद रखिए। लेकिन एक याद रखिए, जिसने मेरी क्लास लगाई है, रूलों को समझा है, उसके लिए कोई पेपर मुश्किल नहीं है। कोई पेपर मुश्किल नहीं है उसके लिए। अब हम आते हैं पहले पार्ट पर, रेजिडेंशियल स्टेटस। इसको भी ध्यान से देखिए। Who are liable to pay income tax in India? Residential status of an assessee is determined because total income of a person is taxable as per his residential status. It is not related to citizenship. A citizen of India may be non-resident for income tax purposes and a foreigner may be resident in India. इसका सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। आप एक फॉरेनर हो सकता है आप रेजिडेंट इन इंडिया,
रेजिडेंट इन इंडिया का मीनिंग समझ लीजिए, यू विल पे इनकम टैक्स ऑन ऑल इनकम्स अर्न्ड इन इंडिया, all incomes earned in India as well as all income earned outside India. If your status is resident in India, आप हर इनकम पर टैक्स देंगे। सो जरूरी नहीं है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, वो सिटीजन ऑफ अमेरिका हो सकता है। उसका रेजिडेंशियल स्टेटस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के लिए देखा जाएगा। जिस प्रीवियस ईयर की इनकम पर हम टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस साल में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। आपको शायद पता हो कि हमारे यहां बहुत अमेरिकन्स हैं, बहुत ज्यादा हैं, और 90% ऐसे हैं जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। आप कहीं चले जाओ, चंडीगढ़ में हैं, आप वृंदावन चले जाओ, वहां सैकड़ों में हैं, गोवा चले जाओ, वहां सैकड़ों में हैं। वो 5-5, 10-10 साल से यही रह रहे हैं, उनके पास भी 10-10 साल के वीजे हैं। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के लिए दे आर रेजिडेंट इन इंडिया। For this purpose, assessee are divided in 3 categories. जो टैक्स पेयर्स हैं, assessee means टैक्स पेयर्स, 3 हिस्सों में इनको बांटा गया है। इंडिविजुअल्स, एक्चुअल फर्म्स, एओपी एंड बीओआईस, एंड कंपनी। सबसे पहले आता हूं मैं इंडिविजुअल्स पर। इंडिविजुअल्स, और ये 3 स्टेटस हैं, ध्यान से सुन लीजिए। चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो फर्म हो, हम सब के लिए ये 3 स्टेटस चेक करेंगे। स्टेटस क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दूसरा है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और तीसरा है नॉन रेजिडेंट। सबसे पहले है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि ऑर्डिनरीली आप रेजिडेंट इन इंडिया हैं। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, एन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट इन इंडिया इफ द फॉलोइंग फुलफिल्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 कंडीशंस। 2 शर्तें हैं, अगर इन 2 में से आप कोई एक शर्त पूरी करते हो तो रेजिडेंट इन इंडिया समझे जाओगे। और ये 2 शर्तें क्या हैं? He was in India for 182 days in the relevant previous year. जो हमारा प्रीवियस ईयर है, जो 31 मार्च 2021 को खत्म हुआ है, उस साल में अगर आप 182 डेज इंडिया में रहे, इंडिया में हो, तो यू आर रेजिडेंट इन इंडिया। अब एक बात समझ लीजिए, शब्द यूज किया गया है ऑर्डिनरली रेजिडेंट, ठीक है। साल च कितने दिन होंगे हैं? उसकी एवरेज निकाल लीजिए 2 से डिवाइड करके। ऑन एन एवरेज 182 डेज, ऑन एन एवरेज यू आर इन इंडिया 182 डेज। उसको अपनी हर इनकम पर टैक्स इंडिया में टैक्स देना होगा। रीजन सुन लीजिए, ये बातें किताबों में नहीं लिखी हैं। रीजन बड़ा सिंपल है, सरकार का इनकम का सोर्स क्या है? टैक्स। टैक्स, चाहे वो इनकम पर हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल पर वैट हो, सरकार के पास इनकम का सोर्स एक ही है, टैक्स, और कोई सोर्स नहीं है। और सरकार क्या करती है? उसी टैक्स को हम पर खर्च करती है। ये जो डेवलपमेंट करती है उसी पैसे से करती है। और मोटे तौर पर बता रहा हूं, सड़कें बनाती है, बिजली देती है, पानी मिलता है, रेलवे स्टेशन बनते हैं, एयरपोर्ट्स बनते हैं, बस स्टैंड बनते हैं। ये सारी फैसिलिटी सरकार कहां से देती है? टैक्सेस से। और सीधी सी बात है, क्या कहती है सरकार?
आपने हमारी फैसिलिटीज यूज की है ना, यू हैव यूज देम ऑन एन एवरेज फॉर 182 डेज। ध्यान से सुन लो, मैं जरूरी नहीं मेरे पास कार है मैं तभी सड़क यूज कर रहा हूं, मैं पैदल भी सड़क यूज कर रहा हूं, मैं साइकिल पर भी मैं ही सड़क यूज कर रहा हूं, स्कूटर पर भी सड़क यूज कर रहा हूं। बिजली मेरे घर में चाहे एक बल्ब चलता है चाहे एसी चलता है, यूज तो कर रहा हूं ना। सरकार कहती है अगर आपने साल में 182 डेज इंडिया में रहे हैं तो ये फैसिलिटीज जो हम दी हैं आपने यूज की है ना, आप टैक्स दीजिए हर इनकम पर। ये इसके पीछे लॉजिक है, राइट। आगे चलिए, सेकंड जो शर्त है उसके अंदर और है, यानी कि इन दोनों में से एक शर्त पूरी होनी चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है, ही वॉज इन इंडिया फॉर 60 डेज इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। पिछले साल में आप 60 दिन ही इंडिया में थे, लेकिन उससे पिछले 4 सालों में आप 365 दिन इंडिया में थे। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन इंडिया में थे आप, लेकिन उससे पिछले 4 सालों में अगर आप 365 दिन इंडिया में थे तो इस प्रीवियस ईयर में आप चाहे 182 दिन इंडिया में नहीं रहे, यू आर रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। बड़ी डेंजरस है ये। 365 डेज पूरे 4 साल को मिलाते या इंडिविजुअल? हाँ, अब उसकी मैं अब बात बता दूं आपको, ये दिन कैसे गिने जाने हैं, टोटल दिन। कभी आ गए कभी चले गए, कभी आ गए कभी चले गए। आने का दिन जाने का दिन इंडिया में टोटल देखना एट ए स्ट्रेच नहीं है कि 60 दिन लगातार रहे या 365 दिन लगातार रहे, ऐसा कुछ नहीं। कुल मिला के 10 दिन रह के चले गए थे, फिर आए 15 दिन रह के चले गए थे, 60 दिन अगर आप इंडिया में रहे थे रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, उससे पिछले 4 सालों में 365 दिन इंडिया में रहे थे, तो आप रेजिडेंट इन इंडिया हो जाएंगे। नतीजा पता क्या होगा, हर इनकम पर टैक्स देना होगा। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको लिविंग एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बात समझ आ जाएगी। माई ओन सन, मेरा बेटा 2009 में न्यूजीलैंड गया, 2011 में वो पहली बार इंडिया आया। उस समय वो जॉब कर रहा था वहां, तो कहता पापा मैं कितनी देर की छुट्टी लेके आऊं, मुझे कहता है। मैंने कहा बेटा जी 58th डे यू शुड लीव इंडिया। 58th 2 दिन पहले यहां आ जाओ, 58th डे तुम्हारी वापसी की फ्लाइट होनी चाहिए। ये क्या बात हुई, और वो तो इंजीनियर है, उनकी पता इनकम टैक्स का की चक्कर है। मैं कहा बेटा जी अगर आप 60वां दिन इंडिया में हो गया तेरा, उससे पिछले 2 साल ही तू इंडिया से बाहर है, 2 साल इंडिया में था तू, तो 365 दिन तेरी शर्त पूरी हो रही है, 60 दिन इंडिया में ये पूरी हो गई, जेडी तू सैलरी उत्थे न्यूजीलैंड च लई है ना, ओदे ते टैक्स भी इंडिया च लग जाएगा। कहता है ये तो बड़ा खतरनाक है। हाँ, मैंने कहा बेटे जो है सो है। देन ही केम टू इंडिया, he left India on 58th day, 60 दिन पूरे नहीं, हालांकि उसकी इच्छा थी कि मैं 3 महीने रहूं। मैंने कहा बेटे नहीं, फंस जाएगा। उत्थे जी तू जो तेरा पैकेज है ना 70 लाख का, उत्थे तो टैक्स देता ही देता है, इत्थे 30% ठोक जाना तेरे। एंड ही लेफ्ट इंडिया ऑन 58th डे। अब कोई चक्कर नहीं है, अब उसके पास टाइम नहीं है, अब उसको कंपनी 2 हफ्ते से ज्यादा की छुट्टी नहीं देती, मैक्सिमम 2 वीक्स। अब आया था 2019 में, ही केम टू इंडिया, 2 दिन आने में लगते हैं, 2 दिन जाने में लगते हैं, 14 दिन में से 4 निकल गए, 10 दिन हमारे पास रहा। कहता पापा कंपनी नहीं छोड़ती, क्योंकि मेरे नीचे 50 लोग काम करते हैं, तो वो कहते सॉरी ज्यादा छुट्टी दे नहीं सकते अब हम, लेकिन अब वो रह सकता है, अभी कंडीशनें पढ़ेंगे हम।
अब देखिए, he shall be ordinary resident if the following both conditions are satisfied. ध्यान से सुन लो, ऊपर की शर्तें हमने पढ़ी हैं रेजिडेंट इन इंडिया की, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के लिए। अब पता क्या कहता है, तो इसका रहना ही थे हो, प्रीवियस ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, तो इसका आमतौर पर रहते ही थे हो, यू आर ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया। और दो शर्तें क्या हैं, he was a resident for 2 previous years out of 10 preceding previous years. Relevant previous year से पिछले 10 सालों में 2 साल आप ऊपर वाली यही शर्तें पूरी करते थे। And, और नहीं है, and he was in India for 730 days in 7 preceding previous years. Relevant previous year से पिछले 7 सालों में 730 दिन आप इंडिया में थे। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो आप पर पक्की मोहर लग गई, यू आर ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया, आप यहीं रहते हो, आप यहीं रहते हो। ऑर्डिनरली रेजिडेंट और रेजिडेंट में जो फर्क है उसको समझ लीजिए। अगर दोनों में से एक शर्त पूरी करते हैं हम, यू आर रेजिडेंट इन इंडिया, लेकिन उस शर्त को पूरी करने के बाद 2 एडिशनल शर्तें दोनों पूरी करते हो, आप ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया हो जाओगे। और इसका सीधा संबंध सेकंड पॉइंट से है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। इसका मतलब समझ लीजिए, यही समझा देता हूं आपको। ऊपर की दोनों शर्तें पूरी, दोनों में से एक शर्त पूरी कर दी मैंने, यू आर रेजिडेंट। नीचे वाली एक शर्त पूरी नहीं हुई, दोनों में से कोई एक नहीं पूरी हुई, तो क्या हुआ, अब रेजिडेंट तो हैं लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। क्योंकि ऑर्डिनरी रेजिडेंट की शर्त कब पूरी होती है, जब ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं। और सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप 729 दिन इंडिया में थे 7 साल में, एक दिन कम, आप कह सकते हो कि मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं, मैं रेजिडेंट तो हूं रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के लिए, बट आई एम NOR, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आप कहोगे इसकी जरूरत क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। NOR is a beneficial status. This is a beneficial status. कुछ इनकम पर आपको टैक्स नहीं देना, यानी कि अगर आपने बेनिफिशियरी स्टेटस क्लेम करना है तो आपको 7 साल में 730 दिन इंडिया में नहीं रहना है। एक दिन कम कर लो, 729 दिन इंडिया में रह लो 7 सालों में। 2 साल ही हुए, 2 साल ही हुए ना। आप 7 सालों में 729 दिन इंडिया में रह लो, आपको ये स्टेटस मिल जाएगा। यू विल बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब ध्यान से देखिए, एक तीसरी शर्त है स्पेशल रिलैक्सेशन फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया। अब मेरा बेटा इस कैटेगरी में है, और ध्यान से सुन लीजिए अब जो आपको कहने लगा हूं मैं। अगर इसका रेजिडेंशियल स्टेटस को कैलकुलेट करने का न्यूमेरिकली सवाल आता है कि मिस्टर एक्स लीव्स इंडिया ऑन सच एंड सच डेट एंड कम्स बैक, ये और वो, आपने उस सवाल में सबसे पहले जो लाइन ढूंढनी है वो ये ढूंढनी है कि क्या वो सिटीजन ऑफ इंडिया है कि नहीं। बट उससे रेजिडेंट से तो कुछ डिफरेंस होता नहीं ना, पड़ेगा ना बेटे, किताबें अभी आई नहीं है, नहीं तो मैं अभी दिखा देता आपको, मेरे पास तो है किताब, दिखा देता आपको। सुनो ध्यान से, इफ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो ये रिलैक्सेशन सिर्फ उनके लिए है। इफ यू आर ए अमेरिकन सिटीजन, उसके लिए नहीं है। और रिलैक्सेशन पढ़िए क्या है, देयर इज स्पेशल रिलैक्सेशन एक्सप्लेनेशन केस ऑफ इंडिविजुअल हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर 1, सिटीजन ऑफ इंडिया इज लिविंग इंडिया, इंडिया से जा रहा है,
कहां जा रहा है? ऑन ए जॉब अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपके पास फॉरेन कंट्री में जॉब लेटर है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको उस पर अलाउ किया है, आप जाइए। एंड नंबर 2, एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। ये जो नेवी में होते हैं, मर्चेंट नेवी में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए, क्योंकि उनका सीधा सा सिस्टम होता है, कई बार वो 8-8 महीने 9-9 महीने इंडिया वापस नहीं आते। जब वो शिप पर जाते हैं ना, तो 8-8 महीने लग जाते हैं उनको वापस आने में। सो इफ यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, you are living on a government approved job or you are on a ship, right, as a crew, तो ये आपके लिए है ये रिलैक्सेशन। अगर आप इंडिया आ रहे हो, या तो इंडिया से जा रहे हो या आ रहे हो, NRI is visiting India and a member of crew of Indian ship comes to India। आप NRI हो, नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, और आप इंडिया आ रहे हो। अब मेरा बेटा भी NRI है, मेरी बेटी भी NRI है, अगर वो इंडिया आएंगे उन पर ये शर्त लागू होगी, बिकॉज दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। क्या कहता है? ही इज रेजिडेंट ओनली इफ ही वॉज इन इंडिया फॉर 182 days इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। कंडीशन ऑफ 60 days इज नॉट एप्लीकेबल। अब 60 दिन का चक्कर नहीं है। 182 days अगर आप इंडिया में रहोगे तो रेजिडेंट का स्टेटस होगा, अदरवाइज अब आपको रेजिडेंट का स्टेटस के लिए वो जो 60 दिन का झगड़ा था वो अब नहीं है, राइट। नंबर 2, रेजिडेंट बट NOR। सीधी सी बात है, पहली 2 शर्तों में एक शर्त पूरी कर दी, आप रेजिडेंट इन इंडिया बन गए। दूसरी शर्त में से आपने कोई शर्त पूरी नहीं की, एक भी, आप NOR हो जाओगे। कहता है, इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट इन इंडिया हु fulfills any one of the 2 basic conditions A and B, one of 182 days or 60 days plus 365 days out of 4 preceding previous years, can claim the beneficiary status of resident but not ordinary resident if can disprove any of the 2 additional conditions। उनमें से जो नीचे वाली 2 शर्तें हैं उनमें से किसी एक को डिस्प्रूव करते हैं। सर मैं तो 730 दिन इंडिया में रहा ही नहीं, मैं तो 10 सालों में से 2 साल इन शर्तों को पूरा करता ही नहीं। इट कैन प्रूव दैट ही वॉज रेजिडेंट फॉर 1 out of 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस। 2 साल नहीं, मैं तो 1 साल ही इस शर्त को पूरी करता हूं, या मैं तो 729 दिन ही रहा हूं या इससे कम दिन रहा हूं 7 प्रीवियस ईयर में। आप इस NOR के स्टेटस को क्लेम कर सकते हो, राइट। नंबर 3 पर है नॉन रेजिडेंट। वो जो पहली 2 शर्तें आप उनमें से किसी को पूरा नहीं करते, आप सीधे नॉन रेजिडेंट हो जाओ। ना मैं प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहा, ना मैं प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में रहा, मेरे पर कोई शर्त नहीं लगी, मैं नॉन रेजिडेंट, आई एम नॉन रेजिडेंट। इसका क्वेश्चन करते हुए स्टेप वाइज चलना है। सवाल करने में 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। हाँ, एक बात याद रखिए, इनकम टैक्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है 15 से लेकर 25 पेज का, सुन ली, 15 से लेकर 25 पेज का क्वेश्चन पेपर होता है। और अगर आपने न्यूमेरिकली पेपर को करना नंबर लेने, कितना का लिखा होता सर, मतलब आगे पीछे मैं देखा था क्वेश्चन पेपर। हाँ देख लें, मिल जाएंगे पिछले क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन तो होगा 3 पेज का, आंसर होगा आधे पेज का। ये खासियत है इसकी। तो जो बात मैं कहने लगा हूं आपको,
क्वेश्चन को ऊपर से लेके नीचे तक ध्यान से पढ़ लीजिए। एक एक शब्द आपके आंसर को बदल सकता है। जैसे सैलरी का क्वेश्चन आ जाए, ऊपर लिखा जाए ही वॉज वर्किंग विद ए कंपनी इन बॉम्बे, या लिख दे ही इज वर्किंग इन ए कंपनी इन चंडीगढ़, आंसर बदल गया। बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास 4 मेट्रोज हैं, उनका रूल अलग है, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया का रूल अलग है। यानी कि शहर का नाम बदलने से ही आपका आंसर बदल जाएगा। बी केयरफुल। और जब मैं इस क्वेश्चन पर हूं, मैंने 2 चीजें चेक करनी है। नंबर 1, सिटीजन ऑफ इंडिया तो नहीं है। अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है तो घंटी बज जाएगी। 182 डेज की शर्त लगनी है उस पर, 60 दिन वाली नहीं लगनी है। और वो जानबूझ के आपको पेपर में, एक बात समझ लो, इनकम टैक्स का पेपर ऐसा होता है जैसे मछली पकड़ने के लिए कुंडी लगाई जाती है, अब मछली उसी को पकड़ती है और फंस जाती है। इनकम टैक्स का पेपर ऐसा ही होता है। किताबें आने वाली हैं, ट्यूसडे को प्रिंट पहुंच गया है लुधियाना, 1-2 दिन में यहाँ पहुंच जाएंगी इनके पास, बुक सेलर्स के पास। तो उसमें क्वेश्चंस हैं, मैं सीधा उन्हीं क्वेश्चंस पर लेके जाता हूं। इतने में सारी बात अपने आप समझ आ जाती है, राइट। तो नॉन रेजिडेंट हैं आप, आपने पहली 2 शर्तें देखनी है, दोनों में से कोई पूरी नहीं होती, अब नॉन रेजिडेंट हो, कहानी खत्म। अब आइए नंबर 2 पर। HUF, फर्म, AOP एंड BO। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये सब क्या करते हैं, ध्यान से सुन लो, सिर्फ एक ही काम करते हैं, बिजनेस। इफ देयर इज नो बिजनेस, देयर कैनॉट बी पार्टनरशिप, देयर कैनॉट बी HUF, देयर कैनॉट बी AOP और BOI। ये सिर्फ बिजनेस करते हैं। और रेजिडेंशियल स्टेटस में नंबर 1 पर रेजिडेंट कब होती हैं ये? कहता है HUF, फर्म, AOP, BOI आर डूइंग बिजनेस ओनली, दे विल बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया if the control and management of their business is situated in India, wholly or partially। वो जो बिजनेस कर रही है ना, उसका कंट्रोल अगर इंडिया में है, दे आर रेजिडेंट इन इंडिया। एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ABC आर पार्टनर्स। A न्यूजीलैंड में, B ऑस्ट्रेलिया में, C इंडिया में, एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं। फर्म रेजिडेंट इन इंडिया, क्योंकि एक बंदा तो यहां बैठा है। बट डिपेंड करता है ना कि इज कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग, मे बी जो एक ना आपको अगर इसका मतलब आपने पार्टनरशिप ध्यान से नहीं पढ़ी है। एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। आप किसी पार्टनर को ये नहीं कह सकते कि तू फर्म की मैनेजमेंट में नहीं है, नहीं कह सकते। एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द फर्म। बट अगर कोई डोरमेंट पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर जो होते हैं बेटा जी, जो स्लीपिंग पार्टनर, जिसको आप गवर्नमेंट पार्टनर कहते हैं, हाँ, नहीं कंट्रोल उसका भी माना जाता है। ध्यान से सुन लो, वो कौन होते हैं ये भी समझा दूं मैं आपको। पता नहीं आपको पार्टनरशिप आपने किस लेवल की पढ़ी है। एक बंदा कहता है पैसा मैं लगाऊंगा लेकिन मैं काम नहीं करूंगा। B और C कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे तू लगा दे,
बिजनेस हम संभालेंगे। आपको क्या लगता है जिसका पैसा लगा है उसका कंट्रोल नहीं है? फिर ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट पार्टनर तो स्लीपिंग पार्टनर ही होता है, तो उसका वो स्लीपिंग ही तो है, वो तो अपने घर बैठा है, वो थोड़ी काम कर रहा है। मेरी जो बेटी है, वो जो उसका हस्बैंड है, दे आर 3 पार्टनर्स, उनमें से एक स्लीपिंग है, इंडिया में है, वो तो वहां काम वो 2 कर रहे हैं, वो तो 6 महीने बाद जाता है कभी, उसको उसका हिस्सा यहीं भेजते हैं उसको। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका कंट्रोल नहीं है, पैसा तो उसी का लगा सर। राइट। तो अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, और सवाल में साफ लिखा होगा, ध्यान से सुनो, देयर इज HUF, देयर इज ए फर्म, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज पार्शियली इन इंडिया, टोटली इन इंडिया, दोनों में से कुछ लिखा हो, वो स्टेटस रेजिडेंट का हो जाएगा। नंबर 2 पर है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यहां आके बहुत ही टेक्निकल बात है, बहुत ही टेक्निकल बात है। ये जो थ्योरी करते हैं ना, यही मरते हैं सारे। समझा तो है नहीं, किताब खोली, थ्योरी लिखनी शुरू कर दी। सुन लो ध्यान से, कहता है द स्टेटस ऑफ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इज अवेलेबल फॉर HUF ओनली। NOR का स्टेटस किसको मिलेगा? सिर्फ HUF। इसका मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI को ये स्टेटस नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि अभी ऊपर पढ़ा हमने, कब मिलता है ये स्टेटस NOR का? जब 2 शर्तों में से किसी एक को आप डिस्प्रूव कर दो, मैं 729 दिन इंडिया में रहा हूं, 730 दिन नहीं रहा हूं, वो एक बंदा ही प्रूव कर सकता है, 3, 5, 10 बंदे नहीं प्रूव कर सकते। इसलिए सिर्फ HUF को ये हक है, और HUF का एक बंदा कौन है? कर्ता। अगर कर्ता ये प्रूव कर दे कि मैं 729 दिन इंडिया में रहा हूं 7 साल में, उसकी HUF को NOR का स्टेटस मिल जाएगा। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि 20 बार ये सवाल पेपर में आ चुका है HUF के ऊपर। ये कब NOR होती है, कब रेजिडेंट होती है, और बच्चे क्या करते हैं, सुन लो ध्यान से। रेजिडेंट के लिए इंडिविजुअल वाली शर्तें इसी पर लगा देते हैं, कर्ता पर। कर्ता पर वो नहीं लगनी, ऊपर वाली 2 नहीं लगनी, नीचे वाली 2 लगनी है। ऊपर वाली क्यों नहीं लगनी? ऊपर वाली तो फर्म पर, AOP पर और HUF पर कौन सी लगनी है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की। ये काम टेढ़ा है थोड़ा सा, और बच्चे उसी में उसको मिक्स कर देते हैं और गए, हो गए 0। तो he was resident for 1 out of 10 preceding previous year, or he was in India for 729 days or less in 7 preceding previous years. The status of not ordinary resident is not available for firms, AOPs and BOIs. किसी को नहीं मिल सकता, सिर्फ कर्ता को मिल सकता है। राइट। और नंबर 3 पर आती है फिर नॉन रेजिडेंट, और हमेशा ही रेजिडेंट का उल्टा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया। HUF, firm, AOP or BOI will be non-resident if the control and management of their business is situated wholly outside India. इंडिया में आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आप नॉन रेजिडेंट हैं। नंबर 3 पर आता है कंपनी। कंपनी इज ए पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। कंपनी पेज इनकम टैक्स एज ए पर्सन। हमने तो कंपनी लॉ पढ़ लिया।
अब कंपनी रेजिडेंट कब होती है? If a company fulfills the following conditions, it is resident in India. Number one, it was incorporated in India. That is, it is an Indian company. जिसका जन्म इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर इंडिया में हुआ है, इंडियन कंपनी है, तो रेजिडेंट इन इंडिया रहेगी. और इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली इन इंडिया. इनकॉर्पोरेशन उसकी चाहे दूसरे देश में हुई है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, लेकिन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर होली इंडिया में है, रेजिडेंट हो जाएगी. जैसे किसी कंपनी के हेडक्वार्टर्स देयर आउटसाइड इंडिया, उसी की बात कर रहा हूं. जैसे कोका कोला अमेरिकन कंपनी है, लेकिन रेजिडेंट इन इंडिया. क्यों? बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में. आपको पता हुआ कोका कोला 1977 से पहले इंडिया में थी, और 77 में पहली बार जब इंदिरा गांधी इलेक्शन हारी और मोरारजी देसाई बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोरारजी देसाई, उसके हाथ से जो पहला ऑर्डर हुआ था, गो बैक कोका कोला. दे शंटेड आउट कोका कोला. और इन्होंने क्या किया? अपना सामान उठाया, चलते बने. जैसे अमेरिका चला गया 2 दिन पहले. कहां से गया? अफगानिस्तान से. फिर 1992 में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी. कोका कोला अगेन एंटर्ड इंडिया. फिर अपनी बहन को भी साथ ले आई, पेप्सी को भी साथ ले आई, दोनों आ गए. और जिस दिन चंडीगढ़ में लॉन्च हुई थी, सारी सड़कों पर उनकी गाड़ियां थी और सड़कों पर फ्री पिलाई जा रही थी, वेलकम कोका कोला इन इंडिया. तो रेजिडेंट इन इंडिया. नंबर 2, एनओआर का स्टेटस कंपनी को मिल ही नहीं सकता. क्यों नहीं मिल सकता? तो जो 2 शर्तें हैं. रहने वाली, कंपनी इज नॉट अ फिजिकल पर्सन, वो इसको प्रूव ही नहीं कर सकती. सो द स्टेटस ऑफ एनओआर इज नॉट अवेलेबल फॉर ए कंपनी. द नॉन रेजिडेंट, ऊपर वाली दोनों शर्तों में से आप शर्त पूरी नहीं करते हो, ना आप इंडियन कंपनी हो, ना कंट्रोल इंडिया में है, आप नॉन रेजिडेंट हो. इफ अ कंपनी डज नॉट फुलफिल एनी ऑफ द 2 बेसिक कंडीशंस ऑफ रेजिडेंट, 1 or 2, इट शैल बी ए नॉन रेजिडेंट. अब जो बात आपको कहने लगा हूं, ध्यान से सुनिए. ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं. ठीक है? एक आज किया हमने, दूसरा नेक्स्ट क्लास में करेंगे. जो बात कहने लगा हूं, ध्यान से सुन लीजिए. एंड इट इज हैपनिंग एवरी ईयर. हर साल हो रहा है. स्टूडेंट्स आर अनएबल टू आइडेंटिफाई कि लिखना कौन सा है. ये सवाल 3 तरह से पेपर में आता है, ध्यान से सुन लो. या तो दोनों हिस्से पेपर में आ जाते हैं, सारा ही लिखना है. ठीक है? या कई बार वो क्या करता है, पहला ही हिस्सा पूछता है, दूसरा पूछता ही नहीं. या कई बार ऐसा भी हुआ है, वो दूसरा हिस्सा पूछता है, पहला पूछता ही नहीं. 99% बच्चे पूछा पहला है, लिखते दूसरा है, पूछा दूसरा है, लिखते पहला है. कारण क्या है? बात को समझा तो है ही नहीं. वो स्टेटमेंट देखी, उधर शब्द रेजिडेंशियल स्टेटस लिखा हुआ है, पहला लिखना शुरू कर दिया. अरे भाई, सवाल तो पढ़ लो, पूछा कौन सा है. हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े से इंटेलिजेंट है, नहीं समझ आया ना केड़ा पूछ रहा, दोनों ही लिख दे यार. ठीक है? तो उसमें हम क्या करते हैं कि पता तो मुझे भी लग गया कि इसको सवाल समझ नहीं आया,
ठीक है ना, कुछ नंबर तो काटूंगा ही, भाई ये क्यों लिखा तूने, लेकिन फिर भी वो बच गया, फेल होने से तो बच गया। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कौन सा पूछा है। हाँ, को पिछले क्वेश्चन पेपर्स आपको अवेलेबल होंगे, उनको पढ़िए, पढ़ के देखिए कौन सा पूछा है, कैसे पूछा है, उसी का आंसर लिखना है आपको। और ये जो पहला पार्ट है, इस पर जो सवाल न्यूमेरिकली आएगा वो एक ही आएगा, मिस्टर सो एंड सो लेफ्ट इंडिया, ही रिटर्न टू इंडिया। और हमने करना क्या है, ध्यान से सुन लो, दिन गिनने हैं, कहां के, इंडिया में। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने दिन रहा, आने का दिन, जाने का दिन इंडिया में। हाँ, प्रॉब्लम कब आती है, किताबों में भी आ जाती है, जब लीप ईयर आ जाता है, फरवरी 29 दिन की हो जाती है, और यहाँ एक एक दिन का चक्कर है, एक एक दिन का चक्कर है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए कि वो, क्योंकि वो सिर्फ इसी साल का नहीं पूछेगा, पिछले 4-4 साल का रेजिडेंशियल स्टेटस पूछेगा आपसे, और उसमें एक लीप ईयर जरूर होगा, 4 सालों में एक लीप ईयर होता ही है। तो लीप ईयर का ध्यान रखिए कि फरवरी के 29 दिन लेने हैं, और दिन ही तो गिनने हैं, टोटल करना है, डिसाइड करना है, दैट्स ऑल। लेकिन ये कभी पेपर में बहुत कम आता है, यानी कि मैं अगर ये कहूं कि पिछले 40 सालों में ये मुश्किल से 4-5 बार ये सवाल पेपर में आया होगा। सेकंड पार्ट जो है वो पेपर में न्यूमेरिकली आता है, कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा। और एक बात मैंने आपको बताई थी, इनकम टैक्स के पेपर की खासियत ये है कि जब आप इस पेपर को करते हो, हम पहला चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, हर चैप्टर इसके अंदर घुसा मिलेगा आपको पहले में ही, आप आखिरी करोगे उसमें पहला घुसा हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या है, मैं ना पहला कर सकता हूं ना आखिरी कर सकता हूं। यस, एक एक्सपर्ट टीचर चाहिए आपको हर चैप्टर को समझाने के लिए कि भाई ये चीज कहां से आई। मैं जब आपके पास किताबें होंगी, आ जाएंगी, एक तो 2-4 दिन में आ जाएंगी, मैं बकायदा आपको पेज नंबर दे के बताऊंगा, ये बात इस किताब में उस पेज पर लिखी हुई है, वहां से नोट करिए इसको। हाँ, इसका जो न्यूमेरिकल है देखने में बहुत खतरनाक है, पहाड़ लगेगा आपको, लेकिन निकलेगी चूहिया उसमें से। फ्रैंकली बता रहा हूं मैं खुद जब बीकॉम फाइनल का स्टूडेंट था बहुत परेशान हुआ था। उसका रीजन था 1974 when I was a student of बीकॉम फाइनल, किसी तरह की ये हेल्प अवेलेबल नहीं थी। देयर वॉज नो सच सिस्टम इन दी सोसाइटी कि कोई मुझे इनकम टैक्स पढ़ा रहा हो तो मैं वहां जाके पढ़ लूं। नो, देयर वॉज नो सच सिस्टम। और अगर आपको नंबर लेने हैं, आपके पास रास्ता ही एक है, खुद पढ़िए, खुद पढ़िए। एंड जब जब मैंने पेपर दिया था तो एक क्वेश्चन 15 नंबर का थ्योरेटिकली करना कंपलसरी था, यानी कि 5 सवाल करने हैं, आप 4 न्यूमेरिकल कर सकते हो, 5वां आपको थ्योरी का करना ही पड़ेगा। दैट इज व्हाई आई गॉट 75 आउट ऑफ 80। 5 नंबर उस थ्योरी के क्वेश्चन में कट गए। थ्योरी के पेपर में बच्चे पूरे नंबर कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। तो इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि
हम न्यूमेरिकल करेंगे, और जिसको नियम समझ आ गया, पता है कितनी देर में पेपर कर लेगा? इंटेलिजेंट स्टूडेंट हाफ टाइम तक पेपर में बैठेगा नहीं, 1 घंटे में पेपर कर लेगा। आधा घंटा फिर भी उसके पास हाफ टाइम का बचा हुआ है, पेपर को रिवाइज कर लेगा। हाफ टाइम से पहले आप उठ के नहीं जा सकते, उठ के नहीं जा सकते। और जिस दिन ये पेपर होता है आपका, मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ जाता है, मैं आधे घंटे में कर लेता हूँ। सबसे पहला पेपर ये होता है। फर्स्ट पहला पेपर यही होता है। इट टेक्स मी हाफ एन आवर, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। उसका रीजन क्या है? प्लस करना है, ज्यादा से ज्यादा माइनस करना है, कहीं कहीं डिवाइड करना, बस। कोई अकाउंट नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, सीधे ही टोटल करने हैं बस। आइटम लिखनी है, टोटल करना, आइटम लिखनी है, टोटल करना, कुछ भी नहीं करना। रूल ध्यान से सुन लो, लोग रट्टे मारते हैं, रटने नहीं। रूल पढ़िए, सवाल करिए, रूल पढ़िए, सवाल करिए, 20 सवाल कर लोगे ना, रूल अपने आप याद हो जाए। याद नहीं करने पड़े, जो जो याद करने लगेगा उससे नहीं होगा। ये उसी को आएगा जो अपने हाथों से सवाल करेगा। रूल सामने रखो, सवाल करो, 20 सवाल करोगे ना, रूल अपने आप याद हो जाए। मैं एग्जांपल दिया करता हूं, बहुत बार दिया करता हूं। ओ यार, तू प्रोफेसर अनिल दे घर जाना हुंदा? मैं कहा हाँ जाना हुंदा। ओदा नंबर दसी कोठी दा। मैनू नहीं पता, कोठी का नंबर तो मैनू पता ही नहीं। कहता फिर तू जाना किदा? मैं कहा 19 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਸੜਕ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, उथों लेफ्ट ना दूसरी कोठी होती है। रास्ता पता ना मुझे जाने का, पहुंच जाता हूं ना, नंबर नहीं पता। इनकम टैक्स यही चीज है, ये यही चीज है। आप सवाल करेंगे ना, ये रूल अपने आप याद हो जाएंगे, कोई जरूरत नहीं उनको रट्टे मारने की, अपने आप याद होंगे। और जिसको अपने आप याद हो जाते हैं, 1 घंटे में पेपर कर लेता हूं, कहानी खत्म कर देता हूं। सो आप इस सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। खैर मेरा तो व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट था, और इसी के कारण, ध्यान से सुन लो, मैं जॉब में आया, मेरी सिलेक्शन भी इसी के कारण हुई थी। वो चैप्टर भी हम करेंगे और आपको बताएंगे बेटा जी कि कैसे मैं वहाँ आया था, क्यों मेरी सिलेक्शन हुई थी, क्योंकि उनको इनकम टैक्स पढ़ाने वाला ही बंदा चाहिए था। ओके, ओके। क्या काम है? उसको बोलता हूँ। अब क्लास यही लगेगी ओके। मॉर्निंग में
5 बजे कितनी होती है यार 5 बजे छोड़ते हैं 5:15 तक। 22 लगता है ना, 22 लगता है 22 लगता है, हाँ 10 मिनट लगता है ना, ट्यूशन है मेरी। तो खाऊंगा कब? मैं भूखी नहीं बल्कि वो घर पे भी कैश नाम का चीज हाँ तो खरीद लो खा लो, नहीं पता लेट हो रहा है टाइम का। क्यों नहीं बैठा यार 15 मिनट साढ़े 9 ये तो भी आपको पता नहीं सर, ये स्टॉप रिकॉर्ड हाँ पहला कंट्रोल से दूसरा स्टार्ट स्ट्रीम थोड़ी